हाँ जी बच्चों, हम लोग जो है लॉज ऑफ मोशन कर रहे हैं। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में हमारा इम्पल्स, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड फ्रिक्शन, ठीक है, इतना पोर्शन बच रहा है हमारा, एंड डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड इम्पल्स के बारे में। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की बात करें, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम ऑफ, यहाँ पर हम जो लॉज ऑफ मोशन में जो फोर्सेस का इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं बच्चों, वो कौन से फोर्सेस का इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कॉनकरेंट फोर्सेस का इक्विलिब्रियम। कौन से फोर्सेस का इक्विलिब्रियम? कॉनकरेंट फोर्सेस का इक्विलिब्रियम। कॉनकरेंट फोर्सेस किसे कहते हैं? कॉनकरेंट फोर्सेस उन्हें कहते हैं जो बॉडी के अंदर एक ही पॉइंट से पास कर रहे होते हैं। जनरली ये पॉइंट कौन होता है रशिदा? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, बॉडी पे एक्ट होने वाले फोर्सेस अगर बॉडी के अंदर से एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं तो उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? कॉनकरेंट फोर्सेस कहते हैं। यूजुअली ये पॉइंट बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, जब सारे के सारे फोर्सेस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं तो ये फोर्सेस बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक, कॉनकरेंट फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करते, तो बॉडी में रोटेशन नहीं होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये है कि नो ट्रांसलेशन, बॉडी में ना तो ट्रांसलेटरी मोशन होना चाहिए ना रोटेशन होना चाहिए। ठीक है, बॉडी को ट्रांसलेट कौन कराता है? फोर्स कराता है। ट्रांसलेशन का मतलब है कि अगर बॉडी का सेंटर ऑफ मास चला, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो रही है तो बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन। और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को जो चेंज कराता है वो कौन कराता है? फोर्स कराता है। और बॉडी को जो घुमाता है वो कौन घुमाता है? टॉर्क घुमाता है। ठीक है, तो हम यहाँ अभी टॉर्क का तो जिक्र है नहीं, टॉर्क का जिक्र तो हमारा जो है 7th चैप्टर में जाके है। ठीक है, तो वहाँ टॉर्क के डिस्कशन में हम वो एक और इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ हम पढ़ रहे हैं सिर्फ कौन से फोर्सेस का इक्विलिब्रियम? कॉनकरेंट फोर्सेस का इक्विलिब्रियम। बात को बहुत अच्छे से समझ लें, कॉनकरेंट फोर्सेस कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करते, तो कॉनकरेंट फोर्सेस के लिए टॉर्क तो हमेशा जीरो होगा ही होगा। ठीक है, तो कॉनकरेंट फोर्सेस के इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? सिर्फ फोर्स इज इक्वल टू जीरो दिखाकर। कैसे सॉल्व होगी? सिर्फ फोर्स इज इक्वल टू जीरो चेक करके। सिर्फ हम चेक करेंगे कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो है या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम अपने वेक्टर की बात करें तो वेक्टर की बात करें और वेक्टर को रिकॉल कराएं तो हमने क्या कहा था? अगर बॉडी के ऊपर ये फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स ये एक्ट कर रहा है F1, एक फोर्स ये एक्ट कर रहा है F2, ठीक है, एक फोर्स ये एक्ट कर रहा है F3 और एक फोर्स बॉडी के ऊपर ये एक्ट कर रहा है F4। ठीक, आपने इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाला था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। ठीक है, इस पॉइंट पे बॉडी पे, इस पार्टिकल पे चार फोर्सेस एक्ट कर रहा है। पार्टिकल O पे 1 2 3 4, इन फोर्सेस का एंगल था यहाँ से θ1, यहाँ से θ2, यहाँ से θ3, ठीक है, और ये θ4। तो आपको एक कंपोनेंट मेथड से आपने इनका रिजल्टेंट फाइंड किया था। ठीक, वेक्टर कंपोनेंट मेथड से इसका x कंपोनेंट निकाला, y कंपोनेंट निकाला, इसका xy कंपोनेंट निकाला, इसका xy कंपोनेंट निकाला, इसका xy कंपोनेंट निकाला, सबके x कंपोनेंट को जोड़ दिया, सबके y कंपोनेंट को जोड़ दिया। ठीक है, वेक्टर में हमने करा था, तो वो क्या आया था? रिजल्टेंट आया था इन सारे के सारे फोर्सेस का। ठीक, अगर ये सारे के सारे फोर्सेस, ये पार्टिकल रेस्ट में है, ये पार्टिकल रेस्ट में है मीन्स इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस पार्टिकल पे एक्ट होने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उन सारे के सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो क्या है? जीरो है। ठीक है, रिजल्टेंट जीरो होने का मतलब ये है कि रिजल्टेंट जीरो, इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो कब आएगा? जब नेट एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू क्या? जीरो। इसका यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी वो इक्वेशन? जरा देखो तो सही। इसका x कंपोनेंट आएगा F1 cos θ1 इधर, इसका x कंपोनेंट आएगा इधर माइनस F2 cos θ2, तो F1 cos θ1 माइनस F2 cos θ2, इसका इधर आएगा माइनस F3 cos θ3, इसका इधर आएगा प्लस F3 cos θ3 माइनस F4 cos θ4 इज इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन ये बनेगी। ठीक है, फिर इसका y, इसका y, इसका y, इसका y, सबके सारे के सारे फोर्सेस के y कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम इज इक्वल टू क्या? वेक्टर सम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ से कितनी इक्वेशन बनेंगी आपकी? दो इक्वेशंस बनेंगी, और इन दो इक्वेशन से आप क्या फाइंड कर सकते हैं? दो अननोन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम को करने का यूनिक तरीका है।
कि आप नेट एक्स कंपोनेंट को किससे इक्वेट कराएं, 0 से इक्वेट कराएं, नेट वाई कंपोनेंट को 0 से इक्वेट कराएं, ठीक है। 2 रिजल्टिंग इक्वेशन मिलेंगे, 2 अननोन निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक, नाउ इक्विलिब्रियम ऑफ क्या है इसके बाद, इक्विलिब्रियम ऑफ क्या है बेटे, इक्विलिब्रियम 3 कॉनकरेंट फोर्सेस। तो 3 कॉनकरेंट फोर्सेस का इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं? इससे भी निकाल सकते हैं। लामी क्या लाई इसमें, देखो ये तो यूनिक तरीका है, फोर्सेस 2 हो, 3 हो या 4 हो। नेट एक्स कंपोनेंट निकालो, उसको 0 से इक्वेट करा दो, नेट वाई कंपोनेंट निकालो, उसको 0 से इक्वेट करा दो, ठीक है। इससे हम इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम अगर फोर्सेस 3 हैं तो ये तो कर ही सकते हैं, साथ में हम एक काम और कर सकते हैं, और उस काम का नाम क्या है, क्या नाम है उस काम का, लामीज थ्योरम, ठीक है। लामीज थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये फोर्स है, मान लो ये है F1, ठीक है, ये है F2 और एक तीसरा फोर्स ये है F3, ठीक है। ये 3 फोर्सेस हैं, ये F1 बाकी जो दोनों बचे इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा, ये F2 बाकी जो दोनों बचे इन दोनों के बीच का एंगल बीटा, ये F3 ये एंगल गामा, ठीक है। पॉइंट O पे एक्ट कर रहा है एक पार्टिकल पे। अगर ये तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं, ठीक है, अगर ये तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं तो हम ऐसा तो कर ही सकते हैं, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ले लें, ठीक है, नेट एक्स कंपोनेंट को 0 से इक्वेट करा दें, नेट वाई कंपोनेंट को 0 से इक्वेट करा दें। ये काम तो कर ही सकते हैं, साथ में इसके साथ साथ एक काम और कर सकते हैं, और उस काम का नाम है लामीज थ्योरम। हम लामीज थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं लामीज थ्योरम, F1 बाकी जो दोनों बचे उन दोनों के बीच के एंगल का साइन अल्फा, F2 F3 के बीच का साइन अल्फा अपॉन इज इक्वल टू F2 अपॉन F2 कौन बचे, इन दोनों के बीच के एंगल का साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन इन दोनों के बीच के एंगल का साइन गामा, ठीक है। ये जो है हमारा क्या हो गया, आपका लामी थ्योरम हो गई। कब लगेगी ये लामी थ्योरम, ये लामी थ्योरम तब लगेगी जब फोर्सेस होंगे 3 और तीनों के तीनों किस में होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, याद रखना। अगर इन तीनों का कोई रिजल्टिंग वैल्यू मिल जाए तब लामी नहीं लगेगी, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम के लिए लगती है जब 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होता है, ठीक है, तभी ये लगती है। क्लियर बच्चों। एक क्वेश्चन देखते हैं इस डिस्कशन के पे, हम हमारे एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल है 5.6, उसी 5.6 एग्जाम्पल को यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। 5.6 बच्चों ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का देख लें, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, एक बार इनके लिए भी पढ़ दूँ मैं, ये लोग हमारे महानुभाव, ठीक है। क्या है देखें बच्चों, 5.6 एग्जाम्पल है। A mass of 6 kg is suspended by a rope of length 2 meter from the ceiling, ठीक है, सीलिंग से सस्पेंडेड है। A force of 50 न्यूटन, ये 2 मीटर लेंथ है ये रोप की, ठीक है। A force of 50 न्यूटन in a horizontal direction is applied at the mid point P of the rope, ठीक। इस रोप से ऐसे सस्पेंडेड था, मास ऐसे सस्पेंडेड था, इसके मिड पॉइंट से 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। और 50 न्यूटन का फोर्स लगा के ये फिगर मेंशन है व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल। तो ये रोप वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मेंटेन किया गया है, 50 न्यूटन का फोर्स लगा के इक्विलिब्रियम मेंटेन किया गया है। और ये रोप वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है, ये रोप, ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, है। तो वर्टिकल से जो एंगल बना रही थीटा, ये थीटा फाइंड करना है, ठीक है। इतना सा छोटा सा काम करना है। तो सबसे पहले हम टेंशन दिखा दें, तो देखो इस पॉइंट पे टेंशन दिखाएं, यहाँ पे देखो इस पॉइंट का इक्विलिब्रियम ले लो, ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट रेस्ट में है, मासलेस पॉइंट भी है, रेस्ट में भी है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ दिस पॉइंट एंड इक्विलिब्रियम ऑफ दिस मास, सब इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। पूरा सिस्टम स्टेशनरी है, रेस्ट में, 50 न्यूटन का फोर्स लगा के झूला नहीं झूल रहा है, ठीक है। लिखा हुआ होता है क्वेश्चन में, इक्विलिब्रियम लिखा हुआ होगा, या तो इक्विलिब्रियम लिखा होगा या एट रेस्ट लिखा होगा। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे सिस्टम में किसी भी जगह पर एक्ट होने वाले फोर्सेस के का रिजल्टेंट जो है वो क्या है, 0 है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम 0 है, ठीक। तो मान लो यहाँ पे टेंशन, इस पॉइंट पे जो टेंशन है वो क्या आएगी, ये आएगी T1। मान लो ये टेंशन यहाँ पे T1 है, और यहाँ पे ये टेंशन क्या है, T2, ये टेंशन है T2। तो यहाँ पे भी क्या होगी, ये यहाँ पे भी T2 होगी, ठीक है, ये भी T2 होगी। तो इक्विलिब्रियम ऑफ दिस वेट अगर हम निकालेंगे तो ये सस्पेंडेड है, स्टेशनरी है, तो T2 किसके इक्वल होगा, 60 न्यूटन के। तो इक्विलिब्रियम निकालें ऑफ वेट, इक्विलिब्रियम ऑफ वेट W,
कितना हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू कितना, 60 न्यूटन। ठीक है, नाउ इक्विलिब्रियम निकाल लो किसका, पॉइंट P का। तो इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P भी इक्विलिब्रियम है ना, वो भी स्टेशनरी है। तो पॉइंट P का इक्विलिब्रियम निकालोगे तो अब आप इस पॉइंट पे देखो लामी लगा सकते हो, ये तीनों फोर्सेज इक्विलिब्रियम में हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे लामी लगा सकते हो या इन फोर्सेज को तोड़ सकते हो, दोनों काम कर सकते हैं ना। कैसे, इस पॉइंट से पास होती हुई दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ले लोगे ऐसे करके और ऐसे करके। ठीक है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेने के बाद कौन टूटेगा, बताओ तो सही। 50 न्यूटन T2 या T1, कौन टूटेगा, T1 टूटेगा ना खाली। ये तो इस दिशा में है, ये इस दिशा में, T1 टूटेगा। तो T1 का यहाँ पे कंपोनेंट क्या आएगा, देखो तो सही, T1 cos थीटा, जिससे थीटा बनता वाला कंपोनेंट cos होता है। और यहाँ पे कंपोनेंट क्या आएगा, T1 sin थीटा। पॉइंट P पे तोड़ रहे हैं और यहाँ पे कितना है, 50 न्यूटन। और यहाँ पे कितना है बोलो जल्दी से, T2 है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये पॉइंट P पे तोड़ है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, तो देखो T1 sin थीटा, यहाँ से T1 sin थीटा इसको कैंसिल कर रहा होगा। ठीक है, 50 माइनस T1 sin थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा, है। तो 50 माइनस T1 sin थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब T1 sin थीटा इज इक्वल टू कितना, 50, इक्वेशन 1। और T1 cos थीटा ये इसको कैंसिल कर रहा होगा, T1 cos थीटा इसके बराबर आएगा। T1 cos थीटा इज इक्वल टू कितना बोलो, T2, और T2 कितना है, 60। तो T1 cos थीटा इज इक्वल टू कितना, 60। ये आ गया। हमें क्या निकालना है, थीटा। तो इन दोनों इक्वेशन से थीटा निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, इक्वेशन 1 अपॉन, अगर T1 निकालना होता तो कैसे निकालते, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते। तो T1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस T1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 आके खाली T1 स्क्वायर बचता। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड करो तो क्या आया, T1 साइन थीटा अपॉन T1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 50 अपॉन 60। तो tan थीटा इज इक्वल टू 5/6। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/6। ये आपका इक्विलिब्रियम पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है NCERT में, सॉल्व्ड एग्जाम्पल में। ठीक है, वो मैंने आपको करा दिया। तो इसी तरीके का आपको इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू जो है लगभग NCERT का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, 40 डिग्री के आसपास मिलेगा ये एंगल। tan इनवर्स 5/6 जो है वो 40 डिग्री के आसपास मिलेगा। हाँ जी बालको, क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। ये फिगर है 1 2 3 4 फोर्सेस लग रहे हैं। ये एक्स एक्सिस मेंशन है, ये वाई एक्सिस मेंशन है, ये 30 डिग्री 53 डिग्री के एंगल पे है। ठीक है, √3 की वैल्यू कह रहा है 1.7 ले लो। ठीक, बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, देखेंगे इक्विलिब्रियम लिखा होगा, मेंशन होगा इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ये पार्टिकल P जो है इक्विलिब्रियम में अंडर द इफेक्ट ऑफ दीज 4 फोर्सेस। ठीक है, तो आपने बताना है F1 F2 F1 ये क्या है आंसर इसमें से। ठीक है, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि इसमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन हो, F1 और F2, मोर देन 1 करेक्ट। 2 अननोन फाइंड कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था आपसे, 2 अननोन फाइंड कर सकते हैं हम। इक्विलिब्रियम से 2 इक्वेशन बनेंगे, नेट एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज इक्वल टू 0, नेट वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन से 2 अननोन बनेंगे। यहाँ पे 2 अननोन ही हैं। कौन है 2 अननोन, एक F1 और एक F2। ठीक है, तो F1 F2 यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। 53 डिग्री का मसला मैं आपको पहले बता चुका हूँ 20 बार। क्या है कि अगर ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल, क्या आरिफ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा। पाइथागोरस लगाओगे। ठीक है, तो 3 के सामने वाला एंगल कितना होता है 37 डिग्री होता है, अप्रॉक्सीमेटली होता है 37 डिग्री, 37.1 डिग्री होता है, 37 ही ले लो। ठीक है, और 4 का सामने कितना बचा, इन दोनों का सम 90 होगा ना, तो ये कितना बचा, 53 बचा। तो इस ट्रायंगल को आपने याद रखना है। क्या करना है,
याद रखना यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं नहीं, कैसे निकाल सकते हैं, साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 4, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है, साइन 53 इज इक्वल टू 4/5, साइन 37 इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। साइन 53 इज इक्वल टू कॉस 53 इज इक्वल टू 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। आ गया? सेवन न्यूटन। देखें जरा क्या करेंगे बच्चों, देखो जरा क्या, नेट एक्स कंपोनेंट ये इक्विलिब्रियम में है ना, तो नेट एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। तो इसका एक्स कंपोनेंट निकालो, इसका F1 का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, F1 कहाँ है, ये y डायरेक्शन में है, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा 0, कोई एक्स कंपोनेंट नहीं होगा, पूरा का पूरा y है ये, ठीक है। इसका एक्स कंपोनेंट कितना जाएगा, इधर जाएगा, देखो कितना आएगा 10 cos 30 डिग्री, जिससे थीटा बनेगा वो कॉस होगा, ठीक है। और इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, इसका एक्स कंपोनेंट ये वाला जिससे थीटा बनेगा कॉस, ये होगा cos 30 और ये वाला होगा sin 30 प्लस F2 sin 30 डिग्री आएगा। और इसका एक्स कंपोनेंट देखो, इसका यहाँ पे, इसको यहाँ पे तोड़ोगे कंपोनेंट में, तो ये जाएगा कॉस और ये जाएगा साइन, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो -15 sin 53, ठीक है, 15 sin 53 डिग्री इज इक्वल टू क्या 0, ठीक है। नेट एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू 0 से इक्वेट कराया। तो cos 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है बच्चों, √3/2 होता है ना, और sin 30 कितना होता है 1/2, और sin 53 कितना बोलो, sin 53 देखो यहाँ से 4/5 आ गया, ये इज इक्वल टू 0 आ गया। ये कितना आ गया, ये कितना आ गया 17, इसकी वैल्यू 1.7 रखनी है, तो 17/2 प्लस F2/2 माइनस कितना 12 इज इक्वल टू 0, तो F2/2 इज इक्वल टू कितना 12 माइनस 17/2, 12 माइनस 17 कितना हो गया 24 माइनस 17 है 7, F2 इज इक्वल टू 24 माइनस 17 कितना हो गया 7/2, तो 7/2 2 से 2 कैंसिल, तो 7 न्यूटन आंसर, ठीक है। तो F2 आ गया 7 न्यूटन, ठीक। नाउ अब क्या करना है, अब करना है समेशन ऑफ Fy भी 0 होगा, नेट y कंपोनेंट भी 0 होगा। क्यों होगा 0 नेट y कंपोनेंट भी, बिकॉज फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। नेट रिजल्टिंग 0 तभी मिलेगा जब नेट x कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस 0 है, नेट y कंपोनेंट भी 0 है। इसका y कंपोनेंट कितना है रे सुहेल, कितना बेटा इसका y कंपोनेंट F1 है, F1 है, पूरा का पूरा y डायरेक्शन में है, ये -F1 है, ठीक है, नेगेटिव y डायरेक्शन में है। इसका कोई x कंपोनेंट नहीं होगा, बता चुका हूं मैं पहले। अगर 10 न्यूटन का फोर्स है आपका x डायरेक्शन में, तो इसका y कंपोनेंट, इसका x कंपोनेंट कितना है 10 न्यूटन है, और y कंपोनेंट कितना है 0 है। अगर 10 न्यूटन का फोर्स है यहाँ नीचे, ठीक है, तो इसका x कंपोनेंट कितना है x कंपोनेंट कितना है 0, और y कंपोनेंट कितना है -10 न्यूटन है, ठीक है। किसी भी वेक्टर का कहाँ पे कंपोनेंट में ही नहीं मिलेगा, किसी भी वेक्टर का कहाँ कंपोनेंट नहीं मिलेगा राशिदा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर ये वेक्टर है तो इस वेक्टर का यहाँ कंपोनेंट नहीं हो सकता इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, किसी भी वेक्टर को उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं तोड़ा जा सकता है, ठीक है। -F1, और इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना इधर को, कितना आ गया, ये क्या आ गया -F1, ये क्या आ गया 10 sin 30 डिग्री, और इसका y कंपोनेंट कितना जाएगा F2 cos 30 जाएगा ना, जिससे थीटा बनता है वो cos आता है। और इसका x कितना, इसका y कितना जाएगा, ये वाला ये, ठीक है, 15 cos 53 इज इक्वल टू क्या 0, ठीक है। तो -F1 प्लस sin 53 देखो कितना हो जाएगा, sin 53 4/5, सॉरी sin 30 1/2 प्लस F2 रख दो, F2 कितना है 7 है, और इंटू cos 30 कितना √3/2, √3 की वैल्यू कितनी रखनी है 1.7 रखनी है, 1.7/2, और cos 53 कितना रखना होगा हैं, cos 53 3/5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया देखो -F1, यहाँ से आ गया 5, यहाँ से कितना आ गया
यहाँ से कितना आ गया 5.95, यहाँ से आ गया 9 इज इक्वल टू 0। तो F1 आ गया, कितना आ गया 19.95, यानी 19.4 के आसपास। अरे 95 भी 4 ही हो जाएगा री। 95 आ रहा है ये, क्यों 95 क्यों आ रहा है? 8.5 यही आ रहा है। तो 14 पॉइंट कितना है 19 पॉइंट 0.85 होगा। हाँ 0.85 होगा। हाँ 0.85 होगा ना। तो 5.95 आ रहा है, तो 19.95 इतना न्यूटन। तो 19.95 अप्रॉक्सीमेटली है कहीं, तो 19.94 19.4। हाँ आप 7 नहीं रख करके यहाँ पे डायरेक्ट √3 वाला वैल्यू निकाल के रखिएगा तब 19.4 आ जाएगा। कौन सी थी वैल्यू? सर यहाँ से आप √3 की वैल्यू 1.7 कर रख दिए। हाँ जो भी बहरहाल यार अप्रॉक्सीमेटली यही आंसर। ये आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए ना कैसे करना है? समझ गए क्या करना है? इक्विलिब्रियम में फोर्सेस, इक्विलिब्रियम के लिए नेट एक्स कंपोनेंट 0 एंड नेट वाई कंपोनेंट 0। ठीक है, नेट एक्स कंपोनेंट नेट वाई कंपोनेंट को 0 से इक्वेट कराओगे, आपको आंसर मिल जाएगा।